नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। ये यूपी जीके का सेकंड पार्ट है, ठीक है? हमारा जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी 1991 से लेके अभी तक के जो भी क्वेश्चन्स यूपी दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ठीक है? तो उन सभी क्वेश्चन्स का एक जगह पे समावेश करके आपको मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करवाई थी, जो कि इससे पहले मैं लगभग 7-8 जो टॉपिक्स थे यूपी जीके के जो टॉपिक थे टॉपिक वाइज़, ठीक है? वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये यूपी जीके का या यूपी कह सकते हैं जो जीके वाला पार्ट था यूपी के इतिहास का या कह सकते मतलब जो बेसिकली उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति से संबंधित जो पार्ट है, उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका ये सेकंड वीडियो है, ठीक है? तो चलते हैं हम आगे हमारा कल हमने 75 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हमारा अगला क्वेश्चन है 76। 76 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। ये हो गया था आपका 1964 में, ठीक है? उत्तर प्रदेश अगर राजभाषा अधिनियम की बात करी जाए तो ये 1951 के तहत जो है मतलब 1951 में आया था, पारित किया गया था और इसके तहत जो उत्तर प्रदेश के लिए जो बाध्यकारी भाषा थी वो हिंदी बना दी गई थी 68 यानी 68 में हिंदी को, ठीक है? अगला क्वेश्चन फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, वो कौन थे? तो वो बेसिकली थी मुस्तरिब बाई जी, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन-सा है? ठीक है, तो बुंदेलखंड के अगर बारे में बात करी जाए तो वहाँ का लोकप्रिय हो जाएगा आपका आल्हा, ठीक है? इसका एक वो टर्म है बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दोय मर जाएँ, तीसरो खौफ खाए मर जाए, ठीक है? यहाँ के 2 प्रसिद्ध जो कि लीडर थे या कह सकते हैं सेनापति थे, जो कि परमार वंश के एक राजा थे, उनके यहाँ पे ये सेनापति थे। बनाफर बनाफर वंश के ये योद्धा थे आल्हा और उदल, ठीक है? तो इन्हीं के जो वीर गाथाएँ हैं, इन्हीं की जीवन शैली पे आधारित जो कहानियाँ हैं, उनको बतौर एक संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है आल्हा में, ठीक है? और ये बेसिकली बुंदेलखंड का बहुत फेमस कह सकते हैं कि लोकगीत है। ठीक है? और अगर लंगुरिया की बात करी जाए देखिए रसिया रसिया बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है ये ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है? आप सभी को पता ही होएगा और अगर लांगुरिया की बात करी जाए तो लंगुरिया जो है ये भी बुंदेलखंड का ही एक लोक नृत्य है। ये बेसिकली लंगुरिया एक लोक नृत्य है और ये लोकगीत है। रसिया भी एक लोकगीत है बाकी बिरहा, बिरहा को आप कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ का है? हालाँकि नीचे लिखा हुआ है बिरहा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के या पश्चिमी जो बिहार है वहाँ पे बोला जाता है या पूर्वांचल का आप मान सकते हो, ठीक है बिरहा को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अगर उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात करी जाए तो वो आपका हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है? अगर इसको मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, ठीक है? इसकी स्थापना सन 1887 को 23 सितंबर 1887 को सर विलियम म्योर एमर्सन ने के प्रेरणा से हुई थी और इस विश्वविद्यालय का जो नक्शा था वो प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद एमर्सन ने बनाया था, ठीक? आगे चलते हैं और ये जो था सबसे पहले जो विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय के बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो था, ये भारत का चौथा विश्वविद्यालय बन गया था और इसकी प्रथम प्रवेश परीक्षा मार्च 1889 को हुई थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूरब का ग्रास बोला जाता है? अगर पूरब के ग्रास की बात करी जाए, तो वो आपका देखिए कन्नौज तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है कन्नौज तो पूरब कह सकते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें आएगा नहीं, ठीक है? आपकी अगर बात करी जाए मुरादाबाद, ये भी पूरब में नहीं, अब बचा गोरखपुर या बनारस, ठीक है? देख लेते हैं इसको, कन्नौज, ओके, ठीक है। पूरब के ग्रास से संदर्भ यहाँ पे मतलब कि इसका जो संदर्भ है वो इस बात से है कि आप सभी को मैंने कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कन्नौज का एक पक्षीय संघर्ष था और एक समय पे कन्नौज में 300 वर्षों तक लड़ाई हुई थी और एक समय पे कन्नौज जो था वो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत की कैपिटल हुआ करता था या राजधानी हुआ करता था। परंतु जब 300 साल तक कोई शहर हो, वो कितना भी विकसित रहे पर अगर किसी शहर में 300 साल तक कंटिन्यू लड़ाई झगड़े रहेंगे या लड़ाइयाँ होती रहेंगी तो वहाँ पे जो व्यापारी वर्ग था, वो वहाँ से निकल के दूसरी जगह पे शिफ्ट होने लगा था। इस वजह से वर्तमान में कन्नौज कह सकते हैं अपनी विरासत को ही खोता जा रहा है। ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज जो शहर है इसको पूरब का ग्रास ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा।
ठीक है, पूरब का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कन्नौज का पुराना नाम जो था इसको कान्यकुब्ज बोला जाता था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये सीधा-सीधा आया कि कन्नौज की को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो आ जाएगा आपका कान्यकुब्ज, ठीक है? और आगे बात करते हैं तो सम्राट हर्षवर्धन, मैंने कल की वीडियो में स्टोरी बताई थी सम्राट हर्षवर्धन के जो एम्पायर था उसके बारे में, कि किस तरीके से हर्षवर्धन को अंत में जाके अपना थानेश्वर छोड़ के कन्नौज पे शासन करना पड़ा था आके, यानी कन्नौज में आके इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो मैंने कल के वीडियो में पूरी स्टोरी आपको बताई थी, ठीक है? तो कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर था। वर्तमान में इसको गुलाबी नगरी, इत्र की नगरी के आदि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और ये अपने इत्र के व्यवसाय के अलावा कह सकते हैं कि तम्बाकू के व्यापार के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है, ठीक है? कन्नौजी आपके ऑप्शन में कन्नौजी भी हो सकता है, राठौड़ी भी हो सकता है, और कह सकते हैं कि यही 2 मतलब मुख्य भाषाएँ यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो अगर सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करी जाए, देखिए बाराबंकी में है नहीं, कन्नौज में है नहीं, जौनपुर में जो जौनिया साहब, क्या नाम था उनका? छोड़ो उनको। कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो कह सकते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के जो कह सकते हैं कि पौत्र थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है? आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे, और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये आगरा से लगभग 25-30 किलोमीटर, जब आप कह सकते हैं पश्चिम की ओर जाएंगे, यानी कि राजस्थान के एरिया में की तरफ आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको फतेहपुर सीकरी एक शहर मिलता है। इसको बेसिकली फतेहपुर सीकरी का अगर निर्माण की बात करी जाए, इसको अकबर द्वारा बसाया गया था। अकबर का बेसिकली मोटिव ये था कि ये आगरा छोड़ के ये फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाना चाहता था, क्योंकि वहां से इसको मालवा, गुजरात और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मतलब हर तरफ से ये एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जब ये वहां पे पहुंचा, वहां पे थोड़े बहुत दिन रहा, फिर उसको लगा नहीं यार, यहाँ से सिस्टम बैठ नहीं पाया। एक्चुअली क्या है कि फतेहपुर सीकरी में मतलब पानी की बहुत दिक्कत है, इस वजह से। तो फिर वहां से फिर वापस फिर इन्होंने अपनी कह सकते हैं कि राजधानी क्या, मतलब वापस फिर ये आगरा ही आ गया था, ठीक है? और यहाँ पे अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि का निर्माण करवाया गया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है? और अकबर का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका, जहांगीर। जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है? अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, सॉरी राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल की अगर बात की जाए, तो मैंने कल के वीडियो में पूरा करवाया था, कौन सा राजकीय फूल है, कौन सा राजकीय पक्षी है, कौन सा राजकीय जानवर है, कौन सा राजकीय वृक्ष है, सारे मैंने कल के वीडियो में ये करवाए थे, ठीक है? तो फिलहाल अगर पुष्प की बात की जाए, जो पलाश का पुष्प होता है, इसको टेशु भी बोला जाता है, ठीक है? ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा, ठीक है? हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? यानी कि आप सभी ने पढ़ा होगा, जो हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं, मेजर ध्यानचंद बैस जी, ठीक है? तो उनके बारे में ये पूछ रहा है कि जो मेजर ध्यानचंद बैस जी थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म तो मैं बता दूँगा, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे एक क्रिकेट कह सकते हैं कि एक स्टेडियम बन रहा है, जो कि या कह सकते हैं क्रिकेट स्टेडियम नहीं, इसको बोल सकते हैं कि खेल विश्वविद्यालय, ठीक है? तो वो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में किस जनपद में बन रहा है, ठीक है? तो वो आप कमेंट करके बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना ही होगा, ठीक है? बाकी बात करते हैं मेजर ध्यानचंद वैस जी के जन्म के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने भारत को कह सकते हैं कि ओलंपिक में कई बार 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जितवाया था, और कहा जाता है कि इनके सामने हिटलर आके इनको बोला था कि आप भारत छोड़ के मतलब कि जर्मनी की तरफ से आप लड़ने, मतलब कि हॉकी खेलने लगो, तो हम आपको, आप चूँकि भारतीय सेना में मेजर के पद पे हैं, हम आपको मतलब उन्होंने उससे भी ऊँचे पद का ऑफ़र दिया था हिटलर ने मेजर ध्यानचंद्र जी को। लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हमारी जो देशभक्ति है वो बिकाऊ नहीं है, इस तरीके से जो भी था। ठीक है? चलते तो हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो हुआ था वो 29 अगस्त को हुआ था, और इसी दिन
मेजर ध्यानचंद्र जी के ही जन्म जयंती के अवसर पर भारत में खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है? तो इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। और 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे थे। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजेलिस ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक, ठीक है? और उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जाना जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। हालाँकि अगर बात करी जाए इनके बारे में तो ये कह सकते हैं कि भारत रत्न के एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, इनको मिलना चाहिए था, ठीक है? हालाँकि अभी तक तो मिला नहीं, देखते हैं आगे। आगे बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। इनके बारे में अगर बात की जाए, इनको उपन्यास सम्राट बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को, ठीक है? और इनका एक निक नाम, मतलब ये तो मुंशी प्रेमचंद जी तो इनका निक नाम है। बाकी इनका जो मुख्य नाम था वो आप कमेंट करके बताइएगा। उनका जो मुख्य नाम था वो क्या था, ठीक है? इनका जन्म काशी वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था 1880 को। और इनके पिता अजायब राय एक डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे, ठीक है? और मुंशी प्रेमचंद जी ने माधुरी, मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया था। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। इनकी कुछ कृतियाँ जो कि निम्न हैं, और ये मुख्य कह सकते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछी गई ये कृतियाँ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपकी गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की वेदी, सेवा सदन और मानसरोवर। ये मानसरोवर बेसिकली कहानी संग्रह है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है? अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी जो प्राधिकरण का जो कह सके लोकायुक्त का जो पद था उसका सृजन कब किया गया था? ये बेसिकली 1975 में किया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? ठीक है? आपका आपका ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। देखिए, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में आपने कहीं पे भी ना ही अकबर के सामने ये पढ़ा होगा कि इसने फर्रुखाबाद में किसी घाट का निर्माण करवाया, ना औरंगजेब का, ना शाहजहां का और ना जहांगीर का। अगर फर्रुखाबाद के बारे में बात की जाए तो फर्रुखाबाद नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि एक फर्रुख सियर नाम का भारत का शहंशाह हुआ, मतलब कि भारत का एक कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, बादशाह था फर्रुख सियर, ठीक है? तो फर्रुख सियर के नाम पे फर्रुखाबाद का निर्माण किया गया था, ठीक है? लेकिन अगर बात करी जाए कि मुगल घाट का निर्माण जो था वो फर्रुख सियर ने नहीं करवाया था, फर्रुख सियर बादशाह था और ये दिल्ली में बैठा था। लेकिन अगर मुगल घाट की बात की जाए तो फर्रुखाबाद में ही एक एक स्थान है मोहम्मदाबाद, ठीक है? जो कि कह सकते हैं कि हमारा होम टाउन है, वहीं पे स्थित है मोहम्मदाबाद। तो मोहम्मदाबाद का एक नवाब था, जिसका नाम था मोहम्मद खां बंगस, ठीक है? तो उस व्यक्ति ने फर्रुख सियर को खुश करने के लिए मुगल घाट का निर्माण करवाया था और वहीं पे इसने एक शहर बसाया था जिसका नाम रखा था इसने फर्रुखाबाद, जो कि आगे चलकर कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि एक जिला बन गया जो कि फर्रुखाबाद के ही नाम से बन गया। जबकि वहाँ पे जो वो था कह सकते हैं कि जो उम क्या बोलते हैं उसको, कस्बा, या कह सकते हैं कि जो एक लोकल लेवल पे जो स्टेट था वो बेसिकली मोहम्मदाबाद था। और वहाँ का जो नवाब था वो था मोहम्मद खां बंगस, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं, ये देख सकते हैं आप। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसे गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति प्राप्त है, जो हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक तथा भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खां बंगस ने की थी, और जो कि मोहम्मदाबाद का नवाब था, ठीक है? और फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुख सियर के नाम पर रखा गया था और फर्रुखाबाद को इसी व्यक्ति ने बसवाया था, मोहम्मद खान बंगस ने, जो कि चूँकि सिंपल सी बात है, ये तो नवाब था एक एक छोटी-सी जगह का, ठीक है? और मुगल बादशाह था फर्रुख सियर को खुश करने के लिए उसी के नाम पे इसने फर्रुखाबाद का निर्माण कर दिया था, ठीक है? और काशी की तरह यहाँ पर गली-गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पांचाल घाट है, या जिसको घटिया घाट भी बोला जाता है। और पांचाल घाट इसलिए क्योंकि जो पांचाल नरेश थे, या पांचाल जो महाजनपद था, वो फर्रुखाबाद का ही एक कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद वर्तमान में फर्रुखाबाद है, लेकिन महाभारत काल में इसको ही पांचाल कहा गया था, ठीक है? ऐतिहासिक विश्राम स्थल था, पक्के घाट बने हुए हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे मुगल घाट है, किला घाट है, घटिया घाट है। घटिया घाट पे बेसिकली जनरली हम लोग जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती तो यहाँ पे घटिया घाट के किनारे से जो गंगा जी निकली है तो वहाँ पे कह सकते हैं श्रद्धा का जो होता है वो घटिया घाट पे होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय पे किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में और जब फसल कट रही होती है उस समय ये लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सैरा नृत्य। ठीक है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सहरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है, जो कि बेसिकली फसल कटाई के समय पे किया जाता है, आयोजित किया जाता है। ये लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। सहरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण सहरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण इस नृत्य का नाम ही सहरा नृत्य पड़ गया था। ठीक है। इस नृत्य में सहरा गाना गाने वालों के दल अपने हाथ में लकड़ी के छोटे-छोटे डंडे और इसी नृत्य के साथ बनाए जाते हैं, लेकिन गोलाकार खड़े होकर ये नृत्य किया जाता है। सहरा नृत्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएँ-बाएँ ओर के से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजा कुल मिला के ये जो हमारे गुजरात में जो डांडिया नृत्य होता है सेम उसी तरीके से सहरा नृत्य होता है, जो कि डांडिया नृत्य बेसिकली एक पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है और सहरा नृत्य चूँकि ये जनजातियों द्वारा किया जाता है, ठीक है? इस वजह से ये उतना उस लेवल पे फेमस नहीं हो पाया, पर आप समझ सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा ये क क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक वन दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था, यूपीएसआई में पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आगरा की मोती मस्जिद की बात की जाए तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहाँ ने, ठीक है? वहीं अगर एक और मोती मस्जिद आती है कि यहाँ पे आगरा की जगह पे अगर दिल्ली आए कि दिल्ली लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था तो वो आपका हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8-9। अप्रैल 2018, ये भी यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब उस समय था, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था कि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये उस समय की गई थी गंगा हरितिमा योजना। ठीक है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक, आगे चलते हैं कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी में मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय, ठीक है, ये हालाँकि मैं ऊपर पूछ चुका हूँ आपको, तो ये आपको मैं ये बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है? फिर भी आप कमेंट करके बताइए धनपत राय का ओरिजिनल नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में ये भी मैंने कल के वीडियो में करवा चुका था, ठीक है? आप जाइएगा, कल का वीडियो अवश्य देखिएगा जाके। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो ये आप इनका हुआ था ज जन्म मतलब मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था झांसी में, ठीक? अगला क्वेश्चन, गुप्त काल का टेराकोटा या पक्की ईंटों का से बना जो भितरगांव मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? ये आपका कानपुर हो जाएगा। मैंने कल के वीडियो में आपको 3 मंदिर बताए थे, वो आप मतलब कि ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन वहाँ से बना रखा है। बस अगर बाई चांस ये हो जाए कि वहाँ से ना आए, वाक़ई आए, उन 3 मंदिरों से क्वेश्चन 100% बनने वाला है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी मैंने कल आपको बताया था, ये करवाया था रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने, ठीक है? अगला क्वेश्चन, और ये इंदौर की रानी थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कुल कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 17%, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी मुरादाबाद में, ठीक है? जितने भी उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होती है वो मुरादाबाद में ही होती है, ठीक है? और इसका नाम है मुरादाबाद पुलिस अकेडमी का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी अकादमी, ठीक है? मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस अकेडमी यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये 2013 का क्वेश्चन है। वर्तमान का आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? गोदान लिखा गया, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, गोदान जो लिखा गया था वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी ये जो कृति है गोदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ पे स्थित है? ये भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उस समय तो इम्पोर्टेंट था, वर्तमान के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो ये लॉयन सफारी की अगर बात करी जाए तो ये इटावा में स्थित, चूँकि उस समय अखिलेश जी सीएम थे, तो उनके ही सानिध्य में ये सारा बना था, तो इटावा से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इटावा इनका गृह जनपद है और इटावा के में ही एक गाँव है सैफई, जो कि इनका गाँव है अखिलेश जी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ को, आगरा कन्नौज को, आगरा ग्वालियर को, आगरा ग्रेटर नोएडा को। तो जो ताज एक्सप्रेसवे है ये बेसिकली आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ेगा।
और लखनऊ एक्सप्रेस वे बेसिकली आगरा लखनऊ को जोड़ेगा। आगरा कन्नौज के बीच में कोई एक्सप्रेस वे ऐसा नहीं है, ठीक है। आगरा ग्वालियर के बीच में हो सकता है, अब बन गया, पर उस समय 2013 में तो नहीं था, ठीक। तो कुल मिला के ताज एक्सप्रेस वे जो था वो आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता था, ठीक। और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 165.5 किलोमीटर थी, ठीक है अभी भी, मतलब। और इसको यमुना एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो मैंने कल के वीडियो में भी ये बताया था कि हिंदी के बाद में उर्दू उत्तर प्रदेश की राजभाषा है, ठीक है। मतलब कि दो उत्तर प्रदेश की राजभाषाएं हैं, पहली हिंदी और दूसरी उर्दू। और उर्दू को 1989 में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य के बारे में अगर बात करी जाए, देखिए आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश का कहाँ टच करेगा? पश्चिम बंगाल भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। पंजाब भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। राजस्थान अवश्य आगरा के पास में और मथुरा के पास में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो आगरा इसका, सॉरी, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? उज्जैन, आप सभी को बताया था मैंने, क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार, गंगा जी के किनारे कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज, गंगा जी के किनारे कुंभ मेला लगता है। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता। इसके अलावा नासिक में कुंभ मेला लगता है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को, कल के वीडियो में भी शायद मैंने ये बात बताई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का अगर बात करी जाए, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा आपका कथक, मैंने कल बताया था। बाकी कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली ये भी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो प्रशासकीय मंडलों की अगर बात करी जाए तो वो 18 हो जाएंगे आपके, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किस राज्य की, तो उस समय का बात है, छोड़ दो आप इसको। उत्तर प्रदेश में राज्य पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का अगर राज्य पशु की बात करी जाए तो आप देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बारहसिंगा है वो बेसिकली राज्य पशु, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी कोई भी नहीं। तो बारहसिंगा राजकीय पशु हो जाएगा। राजकीय पक्षी आपका सारस हो जाएगा। वृक्ष आपका अशोक हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प आपका पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप कमेंट करके बताइए कि हमारी राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश नहीं, हमारी देश के संदर्भ में हमारी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी और हमारे यहाँ राष्ट्रीय भोजन कौन सा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करके आप इन दोनों सवालों के आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री, ये भी छोड़ दीजिए आप। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला की बात करी जाए तो ये आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार। बाकी अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करी जाए तो इलाहाबाद हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से, अच्छा इसने पूछा था, क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। सबसे छोटे जिले की अगर बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो आपका हापुड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब स्थित है? यानी कि IIT उत्तर प्रदेश में, देखिए आप सभी को पता है कि कानपुर में ही IIT है, ठीक है। तो कानपुर में ये IIT हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन, और इसके अलावा एक और IIT है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। एक बनारस में IIT है और एक कानपुर में। बनारस में जो वो है ना, क्या नाम, ये आप देख सकते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके उसमें IIT है, जिसको IIT का दर्जा प्राप्त दर्जा मिला था 2008 में। और एक IIT आपका कानपुर में है, ठीक है। और ये कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 111। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बिहू। बिहू आपका असम से संबंधित हो जाएगा। रसिया उत्तर प्रदेश का है। कवाली, स्वांग, तो बिहू जो हो जाएगा वो आपका असम का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासकीय प्रशासनिक मंडल है, लेकिन नीचे उल्लेखनीय किए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल को आप कमेंट करके बताइएगा। मतलब इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का मंडल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो सहारनपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, गाजियाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल। देखिए चित्रकूट मंडल भी है, आपने कई बार सुना भी होगा। सहारनपुर मंडल भी है, आजमगढ़ मंडल भी है, लेकिन गाजियाबाद मंडल नहीं सुना होगा आपने। गाजियाबाद की जगह पे आपने सहारनपुर मंडल सुना होगा, ठीक, सॉरी, सहारनपुर मंडल और मुरादाबाद मंडल। तो बेसिकली गाजियाबाद मंडल नहीं है, बल्कि मुरादाबाद मंडल है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं उनको आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले। हालांकि अभी बीच में एक जिला और ऐड किया गया था, जो कि प्रयागराज महाकुंभ परिसर क्षेत्र, इस तरीके से इसका नाम रखा गया था। वो सिर्फ वही जो 1 डेढ़ महीना कुंभ चला था, उसी समय अवधि के लिए बनाया गया था, ठीक है। अगर 18 मंडलों की बात की जाए तो पहला अलीगढ़ मंडल हो जाएगा, आगरा मंडल हो जाएगा,
आजमगढ़ मंडल हो जाएगा, इलाहाबाद मंडल हो जाएगा, कानपुर मंडल हो जाएगा, गोरखपुर मंडल हो जाएगा, चित्रकूट मंडल हो जाएगा, झांसी मंडल हो जाएगा, देवीपाटन मंडल हो जाएगा, फैजाबाद मंडल हो जाएगा, बरेली मंडल हो जाएगा, मिर्जापुर मंडल हो जाएगा, मुरादाबाद मंडल हो जाएगा, मेरठ मंडल हो जाएगा और लखनऊ मंडल हो जाएगा तथा वाराणसी मंडल हो जाएगा, सहारनपुर मंडल हो जाएगा और बस्ती मंडल हो जाएगा, ठीक है। गाजियाबाद मंडल नहीं है, और गाजियाबाद के बारे में बात करें तो ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा के किसके बराबर है? यानी कि जो आयकर आयुक्त होता है, इनकम टैक्स का जो होता है कमिश्नर, उसके अगर पद की बात करी जाए वो निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है कि संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2 या 4 जिले शामिल है? यानी कि ये पुलिस रेंजों की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज कितनी है, तो भी हो जाएंगी आपकी 18 रेंज, ठीक। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत के माध्यम से उत्सव का आयोजन करता है। यह है लोक नृत्य महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव, योग महोत्सव, होली महोत्सव। तो ये आपका हो जाएगा योग महोत्सव, ठीक है। 2 से 7 फरवरी तक का, ठीक, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसके अपर आयुक्त मतलब कि एडिशनल जो कमिश्नर रहता है, ठीक है, का पद पुलिस सेवा में किसके बराबर होता है? ये आपका हो जाएगा आईजी के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? काथा टाके, चिकनकारी, जरदोजी और संगमरमर जड़ना। देखिए, जरी जरदोजी भी आपका कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प है, चिकनकारी भी उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प है, और जो संगमरमर जड़ना है यानी संगमरमर की मूर्ति पे आकृतियां उकेरना है या उसको मतलब कह सकते हैं कि उसको काट के उससे नई आकृतियों को डिजाइन करना, ये भी उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प आप मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप ताजमहल देखने जाएं तो ताजमहल पूरा इसी तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन कांथा टांके ये अब तो मैंने तो सुना तक नहीं है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए आप, कांथा टांके या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है, और इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य से के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह डॉट 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 भारतीय प्रबंधन संस्थान। तो ये आपका हो जाएगा, देख लेते। अच्छा, आईआईएम की बात कर रहा है ये, मतलब कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक आईआईएम स्थित है? तो आईआईएम आपका लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्तमान मतलब ये इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, भारत सरकार द्वारा की गई थी, और प्रबंधन से राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाने का उद्देश्य। वर्तमान में भारत में 6 आईआईएम स्थित हैं, बंगलौर, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड। हालांकि ये बहुत पुरानी है, वर्तमान में आप देख के जाइएगा कि अभी के जो स्टेटस है वो क्या है, ठीक है। मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि आईआईटी की बात कर रहा है, आईआईएम की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये जितने भी होंगे, जहाँ पे भी होंगे। एम्स की अगर बात करें तो एम्स भी आप देख के जाइएगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के किस किस जनपद में एम्स स्थित है, ठीक। इसके अलावा अगर बात करिए अभी रिसेंटली जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला आया था, वो भी आप देख के जाइए कि किस डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रोडक्ट मतलब कि ओडीओपी का वो प्रोडक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख की आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में सीधा सा बात है, राज्यपाल जो होता है, मतलब चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य का हो, तो संवैधानिक प्रमुख की बात की जाए तो वो आपका राज्यपाल ही हो जाएगा। और अगर देश की बात की जाए तो संवैधानिक प्रमुख हमारा जो द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो भारत के संवैधानिक प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। और राज्य के बारे में अगर बात की जाए तो राज्यपाल आपका संवैधानिक प्रमुख हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका बेसिकली किया गया था 1988 में, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो अगर प्रदेश की बात करी जाए तो वो कौन है? तो आप सभी को पता है कि केरल जो है वो सबसे अधिक साक्षर राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश मतलब देश का, जहाँ की साक्षरता दर की अगर बात करी जाए 93.91%। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे खाली 67% लोग ही साक्षर हैं, ठीक है, ठीक।
और अगर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात की जाए, 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर राजीव गांधी जी ने इसका शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करने हेतु साक्षर दर को 75% तक लाना था। हालाँकि वो अभी तक नहीं आ पाई है। बाकी देखते हैं कब तक आ जाती है, ठीक? और चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश का जो कह सकते हैं कि इतिहास था या उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन थे, वो हमारे खत्म होते हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व के बारे में, ठीक है? तो आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।